नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले जोधपुर से होती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है बसनी चरण और उसी गांव में रहने वाली सरोज जो कि एक विधवा महिला होती है। 2 साल पहले उसके पति विक्रम की किसी कार दुर्घटना में मौत हो जाती है और जिसकी वजह से सरोज जो थी वो बिल्कुल टूट गई थी। लेकिन सरोज हिम्मत नहीं हारती है। दोस्तों, सरोज जो होती है वो इस गांव के अंदर इस गांव के बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन देना शुरू कर देती है। उसके पास शाम के समय 10 से 15 बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करते थे और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये महिला सरोज इन बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। ट्यूशन देने के बाद जो भी इसकी कमाई होती थी बस उसी से इसके घर का गुजारा चला करता था। सरोज के पास घर के नाम पर सिर्फ 2 कमरे होते हैं। उन कमरों के दरवाजे तक नहीं होते हैं। घर का मुख्य दरवाजा जरूर होता है और घर की 4 दीवारी भी इतनी कोई ऊंची नहीं होती है। अब दोस्तों, सरोज देवी के परिवार में इसकी एक सासू माँ होती है जिसका नाम दयावती होता है और फिर इसका इकलौता एक देवर होता है जिसका नाम टिंकू होता है और टिंकू की उम्र लगभग अभी 15 साल के आसपास होती है। टिंकू जो था वो इस समय अपनी 10वीं की पढ़ाई कर रहा होता है। टिंकू जो था वो एक ऐसा लड़का होता है जो कि काफी ज्यादा बदमाश किस्म का लड़का होता है। वो जो है वो अक्सर आए दिन नए नए लड़कों के साथ झगड़ा कर लिया करता था, जिसकी वजह से इसकी माँ दयावती और इसकी जो भाभी होती है वो इसके वजह से काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी। लेकिन दयावती अब सोचने लग जाती है कि ये जो उसकी बहू सरोज है, क्यों ना उसकी शादी जो है वो टिंकू के ही साथ करवा दी जाए। और इस तरह से अब दयावती अपनी बहू सरोज से कहने लगती है कि सरोज देखो, तुम्हारी कोई इतनी ज्यादा उम्र नहीं है और अभी तुमने दूसरी शादी भी नहीं की है, तो मैं चाहती हूँ कि 3 साल के बाद जैसे ही टिंकू 18 साल का हो जाएगा तो फिर मैं उसके बाद तुम्हारी शादी में टिंकू से करवा दूंगी। अब जैसे तैसे करके दयावती जो है वो अपनी बहू सरोज को इस चीज के लिए मनाने में कामयाब हो जाती है। 2-4 दिन वक्त गुजरने के बाद दयावती एक दिन अपने बेटे टिंकू से कहने लगती है कि बेटा, जैसे तू 18 साल का हो जाएगा तो फिर मैं तेरी शादी तेरी भाभी सरोज के साथ करवा दूंगी। अब जैसे ही टिंकू इस बात को सुनता है तो वो हैरत में पड़ जाता है और फिर वो अपनी माँ से कहने लगता है कि मैं भाभी के साथ शादी कभी भी नहीं करने वाला हूँ। और इस तरह से दयावती ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाती है। लेकिन 2-4 दिन का वक्त गुजरने के बाद दयावती अपनी बेटे को जैसे तैसे करके शादी करने के लिए मना लेती है और फिर इस तरह से अब दयावती का जो मन था वो शांत हो चुका था। दयावती अब सोचने लग जाती है कि उसकी बहू जो सरोज है वो अब इस लड़के के ही साथ खुश रहने लग जाएगी, नई जिंदगी की शुरुआत कर लेगी। और इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं। लेकिन दयावती नहीं जानती थी कि आने वाले भविष्य में उसकी बहू सरोज के साथ एक बहुत बड़ा कांड होने वाला था, जिसके बारे में ना तो दयावती जानती थी और ना ही सरोज जानती थी। और दोस्तों, इस तरीके से अब एक तारीख आ जाती है 4 दिसंबर 2025 का दिन। शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त होता है। सरोज ने सभी बच्चों को ट्यूशन देने के बाद उन बच्चों की छुट्टी कर दी थी और फिर इसके बाद सरोज जो है वो पूरे परिवार के लिए खाना पकाती है। जैसे ही पूरा परिवार खाना खाता है और फिर खाना खाने के बाद वो अपने कमरों में जाकर लेट जाता है तो रात के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त हो गया था। और फिर इसके बाद जो सरोज होती है वो कमरे में लेटी हुई चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसी समय इसकी सास दयावती की भी आंख खुल जाती है और दयावती जैसे ही सरोज के पास जाती है तो वो उसे पूछने लग जाती है कि ऐसे क्या बात हो गया कि तुम चीख चिल्ला रही हो इतनी रात को। सरोज जो होती है वो अपनी सास दयावती से कहने लगती है कि हमारे घर के अंदर एक भूत रहता है जो कि मेरा पति ही है। मेरा पति जो है वो भूत बनकर मेरे सपने में आता है और मुझे डराता रहता है। दयावती कहने लगती है कि सपने में तो भूत वगैरह आते जाते रहते हैं, तो तुम्हें इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। और इस तरह से दयावती अपनी बहू सरोज के ही पास ले जाती है और फिर पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो अगले दिन सरोज भी अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है और दयावती भी अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है और शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और फिर सरोज के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही सरोज घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि एक सुरेश नाम का लड़का उसके सामने खड़ा होता है। सुरेश जो कि दूध बेचने और खरीदने का काम किया करता था। सुरेश जो था वो इनके घर पर हर रोज 1.5 से 2 लीटर दूध देने के लिए आया करता था और आज भी सुरेश जो है वो इस महिला सरोज को 1.5 लीटर दूध देता है। और जैसे ही सरोज 1 लीटर दूध लेकर के घर के अंदर जाती है तो फिर सुरेश इस महिला सरोज को आवाज लगाता है और फिर कहने लगता है कि भाभी जी, आज के बाद अब तुम्हें ही मेरी दुकान पर दूध लेने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो है वो अब किसी के घर पर दूध देने नहीं जाने वाला हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर ये महिला जो सरोज होती है वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं ही तुम्हारे दुकान पर दूध लेने के लिए आ जाया करूंगी। और इस तरह से सुरेश जो है वो यहाँ से दूध देने के बाद इसके घर से निकल करके चला जाता है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो सरोज होती है वो सोचने लग जाती है कि आज तो सुरेश वैसे दूध देने आने वाला है नहीं, तो फिर मुझे उसके दुकान पर दूध लेने के लिए जाना पड़ेगा।
इसके बाद सरोज जो है वो अपने घर से बर्तन लेती है और फिर बर्तन लेकर के सीधे वो सुरेश के दुकान पर दूध लेने के लिए चली जाती है। आज सुरेश के दुकान पर सुरेश और उसका दोस्त पवन बैठा हुआ था और ये दोनों लड़के जैसे ही इस महिला को देखते हैं तो फिर देख करके इसे कहने लगते हैं कि ये महिला तो काफी खूबसूरत है। और फिर इसके बाद ये महिला सरोज जैसे ही इन दोनों लड़कों के पास आती है और कहती है कि मुझे 1 लीटर दूध दे दो, तो फिर इसके बाद पवन नाम का लड़का इसे 1 लीटर दूध दे देता है। और फिर ये महिला जो सरोज होती है दोस्तों, ये दूध लेकर के अपने घर पर वापस लौट कर आ जाती है और घर पर आने के बाद ये घर का खाना वगैरह बनाती है और खाना वगैरह बनाने के बाद पूरे परिवार को खाना खिलाती है। और फिर इसके बाद पूरा परिवार जो है वो दूध भी पीता है और फिर दूध पीने के बाद परिवार के तीनों सदस्य जो है वो अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। इसके कमरे में दयावती इसके पास ही लेटा करती थी, जबकि इसका देवर टिंकू जो था वो अलग कमरे में लेटा करता था। अब जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो फिर परिवार के तीनों सदस्यों को काफी गहरी नींद आ जाती है। और फिर इसके बाद जैसे ही रात के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर सरोज देवी के कमरे में एक भूत प्रवेश कर जाता है और ये भूत जैसे ही घर के कमरे के अंदर जाता है तो फिर सरोज के देवी के पास भी चला जाता है और फिर इसके बाद सरोज के साथ ये भूत जो था वो गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। लेकिन सरोज को ये चीज पता तक नहीं चलती है। सरोज जो थी वो इतनी ज्यादा गहरी नींद में होती है कि मानो वो बेहोश हो चुकी होती है और ये भूत तब तक इस गलत काम को करता है जब तक कि इस भूत का मन नहीं भर जाता है। ये भूत अपने इस गलत काम को अंजाम देता ही चला जाता है। दूसरी तरफ सरोज को इस चीज के बारे में कुछ पता तक नहीं चलता है और फिर जैसे इस भूत का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर ये भूत जो है वो बहुत ही आसानी से उसके घर से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही सुबह का वक्त होता है तो फिर सुबह के समय जब इस महिला सरोज की आंखें खुलती है तो फिर सरोज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सरोज देखती है कि फिर उसके तन बदन पर उस वक्त कोई कपड़ा नहीं होता है। जितने भी उसके शरीर पर कपड़े होते हैं वो सारे नीचे फटे हुए पड़े हुए होते हैं और सरोज जो है वो तुरंत समझ जाती है कि उसके साथ रात के समय में जरूर कुछ गलत हुआ है। 1 मिनट के लिए तो सरोज ये सोचने लग जाती है कि ये काम शायद उसके देवर टिंकू ने किया होगा। और फिर उसके बाद वो जल्दी जल्दी से ये महिला जो है वो अपने कपड़े पहनती है और फिर कपड़े पहनने के बाद ये अपनी सास दयावती को जगाती है और अपनी सास से ये कहने लगती है कि माँ जी, मेरे साथ आज रात भी गलत काम हुआ है और ये गलत काम और कोई नहीं कर रहा है, ये जरूर ही तुम्हारे बेटे टिंकू ने मेरे साथ गलत काम किया है। दयावती कहने लगती है कि मेरा बेटा टिंकू बदमाश जरूर है लेकिन वो ऐसा काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। फिर इसके बावजूद भी जो दयावती है वो इस कमरे से बाहर निकलती है और सीधे अपने बेटे टिंकू के पास जाती है। अभी भी टिंकू जो था वो गहरी नींद में सोया हुआ था। टिंकू को गहरी नींद से जगाया जाता है। दयावती अब अपने बेटे टिंकू से पूछने लगती है कि बेटा टिंकू, तुम रात के समय हमारे कमरे में क्यों आए थे? लेकिन जो टिंकू होता है वो कहने लगता है कि मैं तो किसी के कमरे में रात के समय नहीं गया था, बल्कि मैं तो अपने ही कमरे में लेटा हुआ था और मुझे गहरी नींद आई हुई थी। मुझे तो पता तक नहीं है कि मैं कहाँ पर लेटा हुआ था और कहाँ पर नहीं लेटा हुआ था। अब दयावती जो है वो सोचने लग जाती है कि हमारे घर के अंदर भूत प्रेत का वाकई में साया है। दयावती सोचने लग जाती है कि 2 साल पहले उसके बेटे की मौत हो चुकी है और शायद उसका बेटा ही भूत बन करके अपनी पत्नी के साथ गलत काम करता है, क्योंकि दयावती जो थी वो एक ऐसी महिला होती है जो कि एक तरह से अंधविश्वासी महिला होती है। वो सोचने लग जाती है कि ये काम जरूर उसके बेटे का है और इस तरह से दयावती अब अपने बेटे के पास जाती है और सरोज से कहने लगती है कि सरोज, तुझे सपने में तेरा पति दिखाई देता है और तेरे सपने में जब तेरा पति दिखाई देता है तो फिर वही तेरे साथ रात के समय इस गलत काम को किया करता होगा। लेकिन सरोज इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। सरोज कहने लगती है कि माँ जी, ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ है, ये जरूर टिंकू ने ही मेरे साथ किया होगा। लेकिन जैसे तैसे करके जो दयावती होती है वो अपनी बहू को ये बात समझा देती है और कहने लगती है कि ये काम मेरे बेटे टिंकू ने नहीं किया है और इस तरह से ये बात आई गई हो जाती है। लेकिन अब सरोज नहीं जानती थी कि आगे चल करके भविष्य में उसके साथ इससे भी बुरा कांड होने वाला था। और दोस्तों, इसी तरीके से अब कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 10 दिसंबर 2025 का दिन। शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है। सरोज के पास कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करते थे। सरोज जो थी वो हिम्मत करके मेहनत और लगन के साथ इन बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी और जैसे ही ये 2 घंटों का वक्त गुजर जाता है तो फिर शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और फिर सरोज जो है वो इन सारे बच्चों से कहती है कि फिर अपने अपने घर पर जा सकते हैं। और फिर इसके बाद ये सारे बच्चे जो है वो यहाँ से निकलते हैं और सीधे अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही शाम के 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर इसके बाद सरोज जो है वो अपने देवर टिंकू को आवाज लगाती है और टिंकू जैसे ही इसके पास आता है तो फिर टिंकू इस महिला को अजीब तरीके से देखने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन
उसी समय सरोज जो है वो अपनी देवर टिंकू से कहने लगती है कि टिंकू, घर के अंदर एक बर्तन रखा हुआ है, उस बर्तन को ले करके दूध की दुकान पर चले जाओ और वहां से तुम 1 लीटर दूध लेकर के जल्दी से आ जाओ। अब टिंकू जो है वो अपनी भाभी की तरफ गंदी नजरों से देखता हुआ उस बर्तन को उठाता है, फिर बर्तन उठा करके वो दूध की दुकान पर चला जाता है। 1.5 लीटर 1 लीटर वहां से दूध लेता है और फिर दूध को लेकर के वो अपने घर पर वापस लौट आता है। और फिर इसके बाद दोस्तों जो सरोज देवी होती है वो अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाती है। सरोज जो थी वो आज भी अपने पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास परिवार के तीनों सदस्य यानी कि दयावती, साथ में टिंकू और फिर उसकी बहू जो बहू होती है सरोज होती है, ये तीनों मिलजुल करके खाना खाते हैं। और फिर खाना खाने के बाद जो सरोज होती है वो अपने पूरे परिवार के लिए दूध गर्म करती है और फिर दूध गर्म करने के बाद वो अपनी सास को 1 गिलास दूध का देती है और फिर इसके बाद 1 गिलास दूध लेकर के वो अपनी देवर टिंकू के कमरे में चली जाती है और फिर टिंकू को भी दूध दे दिया जाता है। टिंकू जो है वो दूध जरूर लेता है लेकिन वो अपनी भाभी की तरफ गंदी नजरों से लगातार घूरे जा रहा था। और तभी जो सरोज होती है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि जरूर टिंकू ही उसके साथ कुछ गलत काम करता होगा। आखिरकार ये महिला अब इसके कमरे से बाहर निकलती है और खुद भी दूध पीती है और फिर सीधे दयावती के कमरे में जाकर के सास के कमरे में लेट जाती है और करीब 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है और देखते ही देखते परिवार के तीनों सदस्यों को गहरी नींद आ जाती है। जैसे ही परिवार के तीनों सदस्य गहरी नींद में सो जाते हैं तो फिर रात के करीब 11:30 बजे के आसपास फिर से आज एक भूत इनके घर में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वो भूत इसके कमरे में आता है तो फिर कमरे में आने के बाद इस महिला सरोज के साथ आज भी वो अपने गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे ये भूत इस महिला के साथ इस गलत काम को करता जाता है तो फिर जो सरोज होती है उसे जरा सा भी इस चीज के बारे में आभास नहीं होता है। सरोज जो थी वो ऐसे पड़ी हुई होती है जैसे कि मानो वो बेहोश पड़ी हुई है, उसे इस बात तक का एहसास नहीं होता है और ये भूत जो है वो इस गलत काम को करता जाता है। अब जैसे ही भूत की सारी इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर ये भूत जो होता है वो इस कमरे से बाहर निकलता है और फिर सीधे बाहर चला जाता है। अब जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है तो फिर सुबह के करीब 5 बजे के आसपास जो सरोज होती है उसकी आंखें खुलती है। सरोज की आंखें आज भी फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि आज भी सरोज के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और जो भी रात के समय उसने कपड़े पहन रखे थे वो सारे कपड़े फटे हुए नीचे पड़े हुए होते हैं। और इस तरह से जो महिला सरोज देवी होती है तो दोस्तों वो उसी समय रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। अपनी सास दयावती से वो कहने लगती है कि मेरे साथ हर रोज रात के समय में गलत काम होता है। लेकिन जो दयावती है वो आज भी अपनी इस बहू सरोज से कहने लगती है कि तुम्हारे सपने के अंदर तुम्हारा पति विक्रम आता है और जरूर वही तुम्हारे साथ कुछ गलत काम किया करता है। लेकिन सरोज इस चीज को मानने को तैयार नहीं थी। सरोज जो थी वो आज भी अपनी सास दयावती से कहती है कि आपका छोटा बेटा टिंकू ही हर रोज रात के समय मेरे साथ गलत काम किया करता है और आज अगर ये ऐसा होता ही रहा तो फिर मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। लेकिन दयावती अपनी बहू सरोज को समझाती है, वो कहती है कि मुझे एक उपाय करके देख लेने दो, अगर उससे बात बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम उसके बाद पुलिस स्टेशन जरूर चलेंगे। और फिर इस तरह से दयावती जो है वो जैसे तैसे करके अपनी बहू सरोज को मनाने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही शाम के 4 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर इसके बाद दयावती जो है वो अपनी बहू सरोज से कहने लगती है कि सरोज आज मैं एक तांत्रिक के पास जा रही हूँ। उस तांत्रिक का नाम विद्यासागर है और उससे मिलकर आती हूँ और उससे पूछती हूँ कि हमारे घर के अंदर भूत प्रेत का साया है कि नहीं है। और फिर इसके बाद विद्यासागर इस बात को तय करेगा कि उसको क्या करना है। लेकिन सरोज देवी कहने लगती है कि मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखती हूँ। लेकिन फिर भी जो दयावती होती है वो अपनी बहू पर दबाव बनाती है और फिर इसके बाद वो सरोज को लेकर के जैसे तैसे करके वो उस कुटिया में चली जाती है जिस कुटिया में तांत्रिक विद्यासागर रहा करता था। विद्यासागर को एक एक कहानी का पन्ना खोल करके बताया जाता है। विद्यासागर जैसे ही सरोज की पूरी कहानी सुनता है तो विद्यासागर कहने लगता है कि देखो सरोज, तुम्हारा जो पति है जो कि 2 साल पहले गुजर चुका है वही तुम्हारे सपने में आया करता है और रात के समय तुम्हारे पति की जो आत्मा है वो भूत बन करके वो गलत काम तुम्हारे साथ करती है। लेकिन जो सरोज थी वो इस तांत्रिक विद्यासागर के किसी भी बात का भरोसा नहीं करती है। फिर भी दयावती जो है वो अपनी बहू सरोज को समझाती है और फिर विद्यासागर से कहने लगती है कि महाराज इसका कोई तो उपाय होगा। और तभी विद्यासागर तांत्रिक जो है वो दयावती से कहने लगता है कि उपाय तो जरूर है। और फिर इसके बाद विद्यासागर तांत्रिक इस महिला दयावती से कहने लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर मैं एक पूजा करने वाला हूँ और जैसे ही वो पूजा खत्म होगी तो फिर इसके बाद जो इसका पति विक्रम है वो इसके सपने में आना बंद कर देगा और फिर जैसे ही वो सपने में नहीं आएगा तो फिर इसके साथ ये गलत काम अब होना भी बंद हो जाएगा। अब जैसे तैसे करके दयावती जो थी वो इस विद्यासागर तांत्रिक की बातों पर यकीन कर लेती है। विद्यासागर तांत्रिक कहने लगता है कि आज रात करीब 8 बजे के आसपास मैं तुम्हारे घर पर आकर के कोई पूजा करने वाला हूँ, तो तुम पूजा अर्चना का सारा सामान तैयार करना। और इस तरह से दयावती अब अपनी बहू सरोज देवी को लेकर के अपने घर पर आ जाती है। सरोज जो थी वो इसके बाद अपनी सासू से कहने लगती है कि चलो पूजा अर्चना के लिए सामान जो है वो लेकर के आते हैं।
और फिर इसके बाद दयावती एक दुकान पर जाती है और सारा पूजा का सामान खरीद करके अपने घर पर आ जाती है। रात के समय विद्यासागर तांत्रिक जो है वो इसके घर पर आ जाता है और फिर विद्यासागर तांत्रिक जो था वो अब इस घर के अंदर एक पूजा अर्चना करना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे तक पूजा अर्चना की जाती है और जैसे ही पूजा खत्म हो जाती है तो फिर विद्यासागर कहने लगता है कि मुझे अच्छी दान दक्षिणा भी चाहिए। और फिर इसके बाद दयावती जो थी वो जैसे तैसे करके इस विद्यासागर तांत्रिक को 1000 रुपए देती है। विद्यासागर तांत्रिक 1000 रुपए लेने के बाद इस घर से निकल करके वापस अपने घर चला जाता है। और फिर इसके बाद जो सरोज जो थी वो अपने पूरे परिवार के लिए आज भी खाना तैयार करती है, दूध गर्म करती है और फिर पूरा परिवार खाना खाने के बाद दूध पी करके अपने अपने कमरों में जाकर लेट जाता है। जैसे ही 1-1.5 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो फिर पूरे परिवार को आज भी गहरी नींद आ जाती है और रात के करीब 12 बजे के आसपास आज भी वही भूत जो था वो सरोज देवी के कमरे में जो है वो प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही कमरे के अंदर आता है तो फिर सरोज के साथ वो आज भी वही गलत काम करना शुरू कर देता है और ये भूत जो था वो आज भी इस गलत काम को तब तक करता है जब तक कि भूत की इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। अब जैसे ही इस भूत का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर ये भूत इसके घर से निकल करके बाहर चला जाता है, लेकिन आज भी सरोज को इस बात के बारे में बिल्कुल एहसास तक नहीं होता है। सरोज जो थी वो ऐसी स्थिति में लेटी हुई थी मानो कि वो बेहोश रहा करती थी, उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता था। और जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के समय सरोज की वही हालत फिर पाती है। आज भी सरोज के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। सरोज जो है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि हर रोज रात के समय उसके साथ यही होता है और अब तो बात जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गई है, तो मुझे पुलिस स्टेशन जरूर जाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद पुलिस जो सरोज होती है वो दयावती इसका देखती है कि चलिए आज पुलिस स्टेशन चलते हैं, लेकिन उसकी सास कहती है कि आज फिर से एक बार तांत्रिक से बात करके देख लेते हैं। और इस तरह से जैसे ही सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर दयावती जो है वो अपनी बहू सरोज को लेकर के उस तांत्रिक विद्यासागर के पास जाती है और फिर विद्यासागर से कहने लगती है कि तुम्हारी पूजा अर्चना का हम पर कोई असर नहीं हुआ है। विद्यासागर तांत्रिक उसी समय कहने लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर दूसरी बहुत बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन सरोज जो थी वो अब इस तांत्रिक से कहने लगती है कि हमें अब घर में अपनी कोई भी पूजा अर्चना नहीं करवानी है, हम अपने घर पर जा रहे हैं। और फिर इस तरह से सरोज जो है वो अपनी सास दयावती को लेकर के अपने घर पर लौट आते हैं। घर पर आने के बाद सरोज जो थी वो अपनी सास दयावती से कहने लगती है कि चलिए अब पुलिस स्टेशन में चलते हैं। और फिर जो दयावती होती है वो अब पुलिस स्टेशन में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी दयावती जो थी वो अपनी इस बहू सरोज से कहने लगती है कि इससे लेकिन हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो सकती है। और इस तरह से जो सरोज होती है वो अब बदनामी के डर से पीछे हटने लग जाती है और फिर इस तरीके से सरोज को जैसे तैसे करके फिर से मनाया जाता है और फिर ये दोनों जो है वो आज पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं। और इस तरह से अब हर रोज रात के समय जो है वो इस महिला सरोज के साथ यही गलत काम जो था होता ही रहता था। हर तीसरी चौथी रात इस महिला के साथ यही गलत काम होता रहता था और इस तरीके से अब दिन जो थे वो गुजरते चले जाते हैं। और फिर एक तारीख आ जाती है 21 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास सरोज जो थी वो अपने घर के कामकाज में व्यस्त होती है और फिर उसी समय सरोज को चक्कर आ जाता है तो वो नीचे गिर जाती है। दयावती जो थी वो तुरंत उसके पास जाती है और जैसे तैसे करके सरोज को लेकर के वो हॉस्पिटल जाती है। और फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद महिला डॉक्टर जब सरोज की जांच करते हैं, चेकअप करते हैं, तो फिर महिला डॉक्टर के सामने चौंकाने वाली बात सामने आती है। महिला डॉक्टर देखती है कि ये महिला जो सरोज है वो प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों अब इसके बाद महिला जो होती है वो डॉक्टर जो होती है वो सरोज और दयावती दोनों से कहती है कि सरोज जो है वो 1 महीने से गर्भवती हो चुकी है। अब इसके बाद जैसे ही ये दोनों डॉक्टर की बात को सुनते हैं तो बहुत ज्यादा हैरत अंगेज हो जाती है, चिंता में पड़ जाती है कि आखिर ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद जो सरोज होती है वो इस महिला डॉक्टर से कुछ दवाई लेती है और फिर दवाइयां लेकर के अपनी सास के साथ घर पर रिटर्न आ जाती है। और फिर सरोज अपनी सास से कहने लगती है कि अब इसी वक्त हम लोग पुलिस स्टेशन चलेंगे। और फिर इसके बाद जो सास होती है वो अपनी बहू के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, जहां पर एक पुलिस दरोगा बैठा होता है जिसका नाम अमर सिंह होता है। और फिर इसके बाद सरोज जो होती है वो इस पुलिस दरोगा के सामने अपनी पूरी कहानी जो है वो बयां करना शुरू कर देती है। अमर सिंह पुलिस दरोगा जैसे इस महिला सरोज की पूरी कहानी को सुनता है तो फिर कहने लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर और कौन कौन लोग रहते हैं, कौन कौन सदस्य है। तभी ये महिला सरोज बताती है कि हमारे घर के अंदर एक मेरा 15 साल का देवर है जिसका नाम टिंकू है। तभी पुलिस दरोगा कहते हैं कि ये भूत प्रेत का काम नहीं है, बल्कि जरूर ही तुम्हारे घर के अंदर कोई ऐसा सदस्य है जो कि तुम्हारे साथ इस गलत काम को कर रहा है। लेकिन दयावती अमर सिंह से कहने लगती है कि मेरा बेटा टिंकू शरारती जरूर है, लेकिन वो अपनी भाभी के साथ ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है। और फिर इस तरह से ये अमर सिंह जो था वो भी सोच में पड़ जाता है। लेकिन अब अमर सिंह इन दोनों से कहने लगता है कि 3-4 रात तक हम तुम्हारे घर के ठीक सामने पहरा देंगे, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और फिर इस तरह से दयावती जो है वो अब सरोज और दोनों सास बहू जो है वो अपने घर पर आ जाते हैं। और फिर अमर सिंह जो है वो अपनी शादी वर्जी में 4 पुलिस कांस्टेबल इसके घर के ठीक सामने तैनात कर देते हैं।
और फिर जैसे ही रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है, फिर पूरा परिवार जो है वो खाना खाने के बाद और दूध पीने के बाद अपने अपने कमरों में जाकर के लेट जाता है। आज भी देखते ही देखते तीनों सदस्यों को गहरी नींद आ जाती है और जैसे ही रात के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त होता है, फिर दोस्तों तो दो लड़के जो है वो इसके घर के अंदर दीवार फांद कर प्रवेश करते हैं, क्योंकि दीवारें जो थी वो इतनी कोई ऊंची नहीं थी। अब दूसरी बात ये भी होती है कि घर के कमरे के अंदर दरवाजे तक नहीं होते हैं। और अब जैसे ये दोनों लड़के सरोज के कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं वो इन पर लगातार इन्हें ये सब करता हुआ देख रहे थे। और फिर उसके बाद जो ये पुलिस कर्मचारी होते हैं, ये चारों भी दीवार फांद कर घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसी समय उन दोनों लड़कों को दबोच लिया जाता है। और ये दोनों लड़के कोई और नहीं होते हैं बल्कि दूध बेचने वाले सुरेश और पवन होते हैं। इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और इनकी जमकर पिटाई की जाती है। और फिर इसके बाद पवन और सुरेश जो है वो अपनी कहानी की पोल पट्टी खोलना शुरू कर देते हैं। सुरेश और पवन जो है वो दोनों ही पुलिस को बताते हैं कि हम जो है इनके दूध के अंदर नींद की दवाइयां मिलाया करते थे। और जैसे ही रात के समय ये तीनों सदस्य दूध पी करके गहरी नींद में सो जाया करते थे, तो फिर हम इसके बाद इनके घर के अंदर प्रवेश करके सरोज के साथ ये गलत काम किया करते थे। पुलिस जो है वो इसके बाद इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। अब ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार सुरेश और पवन को क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो फिर मिलूंगी किसी और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।